गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमारा जो चैनल विद्या हब ट्यूटोरियल है उस पर हमने मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर्स हैं वो अपलोड किए थे। ठीक है, उसके साथ साथ हम क्या करने जा रहे हैं, हम साथ साथ में जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका हमारा पर्पज़ क्या है कि हम करंट अफेयर पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे सिलेबस का। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे कहाँ से आते हैं, करंट अफेयर को ही वो जो स्टैटिक पार्ट है उसको यूज़ करके। जैसे कि आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर कोई करंट अफेयर में जैसे आप समझ लीजिए किसी का बर्थडे है तो उसके जो करंट अफेयर हैं आज का उसका बर्थडे है। ठीक है, तो जैसे सरस्वती सम्मान है तो आपको मालूम है हम सबको कि सरस्वती सम्मान दिस ईयर किसको मिला। ठीक है, तो वो आपको स्टैटिक पोर्शन क्या पूछ लेगा कि आप ये बताइए फर्स्ट टाइम किसको मिला, ये कब स्टार्ट हुए। तो ये इसका क्या हो गया, स्टैटिक पोर्शन। तो हम क्या करेंगे करंट अफेयर में, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो ये मैराथन है ये जनवरी से लेकर सितंबर के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं हम सब कवर करेंगे। उसमें क्या क्या कवर करेंगे, ऑल इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं उसके कवर अप करेंगे। ठीक है, और साथ में हम क्या जो समिट्स हैं जो हमारी 2022 में जो सबमिट्स हुई हैं जो उसको हम कवर करेंगे, कौन करवाता है वो सबमिट्स और कहाँ हुई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स के जो भी इवेंट हैं जैसे क्रिकेट के, फुटबॉल के, जो भी हमारे जो हम इवेंट्स हुए हैं स्पोर्ट्स के उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, कौन जीता, कहाँ पे हुआ, कौन से नंबर का है। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपका IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ साथ इनकी जो हमारी करंट में जो भी सिचुएशन, जो भी क्वेश्चन हो उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद बुक एंड ऑथर, कौन इसको लिखा है और किसके बारे में है, कहाँ पे लॉन्च हुई, किसने लॉन्च की, सब कुछ। रिपोर्ट एंड इंडेक्स की कौन सी रिपोर्ट कब, और किस हमारा जो इंडिया का रैंक है वो कौन सा है और फर्स्ट रैंक किसका है। ठीक है, तो ये सब क्या है हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय। ठीक है, तो ये जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है वो कौन रिलीज करता है, इस क्वेश्चन में है। तो वो कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसको कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, UNPF। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है UNPF, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड क्या रिपोर्ट करती है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को रिलीज करती है। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, सीइंग द अनसीन। ठीक है, मतलब द केस फॉर द एक्शन इन द नेग्लिगेट क्राइसिस इन द जो हमारी प्रेगनेंसी में, जैसे कि क्या मतलब है इसका कि हमारी जो प्रेगनेंसी में अगर कोई जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके जो नेग्लिजेंसी के कारण जो क्राइसिस हैं उनको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट कि हमारा क्या है, उनको अच्छे से केयर की जाए और जो बेबी है उनका ध्यान रखा जाए। ठीक है, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन, USA। ठीक है, उसके बाद ये कब फाउंड हुई थी, आपका 1969। तो आजकल जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो हम जानते हैं हम क्या करते थे पहले कि हम हेडक्वार्टर्स को याद कर लेते थे, बट आज का स्टार्टिंग पोर्शन क्या है, वो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ये फाउंड कब हुई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं कि ये कब फाउंड हुई, जो ईयर्स हैं, आज का जो एग्जामिनर है वो आपको स्टैटिक पोर्शन में ये पूछेगा, क्योंकि हम सबको मालूम, उसको भी मालूम है कि हेडक्वार्टर्स तो सब देख लेते हैं, सब पहले ही पढ़ते हैं। क्या नहीं पढ़ा जाता है वो क्या है कि ईयर कोई नहीं पढ़ता। तो आपको अभी थोड़ा सा आगे बढ़ के रहना है, जो एग्जामिनर है उसकी सोच के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो ही हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और इसका हेड कौन है, जो ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है इसका हेड कौन है, मैंने आपको ये लिखा ही है, नातीला कैनिन। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो था स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके दो था, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने कवर किए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडियन ओशन नेवल सिस्टम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 वॉज कंडक्टेड एट। ये जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, सेकेंडली ये कहाँ पे हुई है, गोवा। ठीक है, एंड इन अरेबियन सी। तो आपको ये ध्यान में रखना है ये कंडक्टेड कहाँ पे हुई है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, IMEX। ठीक है, 22 ये भी इसी का नाम है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब समुद्री जो युद्ध पोत होते हैं उनके द्वारा जो नेवल की एक्सरसाइज है। ठीक है, और इसका एम क्या है, सिंपल सी बात है, डिजास्टर जो हमारे होते हैं या फिर जो ह्यूमैनिटेरियन जैसे इंटरपोलेटिंग, जैसे कि कोई क्रॉस बॉर्डर कर जाता है जो हमारे नेवल के जैसे मछुआरे हैं, तो उनकी जो प्रोटेक्शन करनी। ठीक है, तो ये इसका मेन मोटिव था। उसके बाद ये कब हुई स्टार्ट, 2008 में। तो आपको मैंने क्या बताया, और जो इसका सेमिनार था जो न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए फिर से मैंने ईयर जरूर मैंने मेंशन किए हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है कब स्टार्ट हुई। ठीक है, और कहाँ पे हुई, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये कौन सी एक्सरसाइज, अगर नेवल है तो आपको सीधे से ये मैरीटाइम है तो सिंपल सा है, नेवल का तो मतलब ये है कि नेवी की एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो और ये एक्सरसाइज किस पर्पज़ के लिए, डिजास्टर रिलीफ एंड इंटरपोलेबिलिटी इन द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया जो हमारे इंटरपोलेट जो हमारे जैसे मछुआरे हैं, अगर जैसे अपना क्रॉस बॉर्डर कर जाते हैं
तो किसी और के बॉर्डर में, तो उनकी जो मतलब एक दूसरे जो उनसे प्रोटेक्शन करनी। और जो डिजास्टर्स आते हैं, जैसे कि आपको पता है समुद्र में जैसे लहरें आती हैं या फिर समुद्र के कारण जो भी हमारे कारण हमारे जो तटों जो तटीय रक्षक होते हैं, जैसे तो हमारे काफ़ी नुकसान, जैसे लास्ट टाइम हमारा जो वेस्ट बंगाल है काफ़ी उसके सुनामी लहर आई थी, ठीक है। तो सुनामी के कारण काफ़ी नुकसान होता है, तो वो जो लहरें हैं उसके लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो एक्सरसाइज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन नेवल सिम्फोनी मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है, गोवा एंड अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ठीक है। FATF मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल जो चल रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। ये किस पर्पज़ के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंटी टेररिज्म होती है, ठीक है, एंटी टेररिज्म है, ठीक है। अगर कोई फंड देता है टेररिस्ट के लिए तो उसको ये ओवरसी करती हैं कि उसके लिए उसके विरुद्ध ये एक्शन लेती हैं, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है। यूनेस्को का जो हेरिटेज है, यूनेस्को का हेरिटेज भी पेरिस में ही है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हम आगे पढ़ेंगे यूनेस्को के बारे में, बट अभी के लिए मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। जैसे FATF जो एक्सरसाइज जो है टास्क फोर्स है, जो हम नेक्स्ट हम जब भी यूनेस्को को पढ़ेंगे या पेरिस का कब भी पढ़ेंगे तो हम इसको भी कवर अप किया करेंगे, सो दैट कि हम जितना रिवाइज करेंगे हमें उतना ही याद होता जाएगा। तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। और ये जो इनिशिएट की थी ये G7 जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये यूरोपियन G7 कंट्रीज़ हैं, तो उनके द्वारा ये इनिशिएट किया गया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो अभी क्या है, कितने मेंबर्स हैं टोटल, जो 39 मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, टी राजा कुमार, और ये कहाँ के हैं, सिंगापुर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सिंगापुर के हैं, टी राजा कुमार, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊं कि म्यांमार जो है, म्यांमार, ठीक है, उसको इसने क्या किया है, ब्लैक लिस्ट में डाला है। इसकी दो लिस्ट हैं, एक ग्रे लिस्ट है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट में अभी क्या इसने पाकिस्तान को आउट कर दिया, पहले पाकिस्तान क्या था, ग्रे लिस्ट में था, अब इसको आउट कर दिया, मतलब अब वो ग्रे लिस्ट में नहीं है, बट म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाला है, ठीक है। मतलब ये इससे भी खतरनाक लिस्ट है, अगर मतलब ये ज़्यादा जो जैसे टेररिज्म के केस में ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसीलिए म्यांमार को क्या किया है इन्होंने, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं नाटो के बारे में, बिकॉज जो नाटो है वो भी काफ़ी आजकल करंट अफेयर ये पूरे साल में, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का आप सबको मालूम है जो बैटल चल रही है, उसके कारण ये नाटो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हम वही करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और हम एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका है जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो समझता हूँ इसका क्या होगा, ये वाला कि ये जो है फॉर्मेशन कब हुई, 4 अप्रैल 1949, ये आप स्टार मार्क करके आप कहीं पे भी नोट कर लीजिए जहाँ पे आप अपने नोट्स बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आएगा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है कब फॉर्मेट हुई, ठीक है, और इसके कितने मेंबर्स हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसके 30 मेंबर्स हैं, इसकी फॉर्मेशन कब हुई, 1949 में 4 अप्रैल। इसका जो सेक्रेटरी जनरल है जेम्स स्कॉटलैंड, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो इस साल हुई हैं। इक्वेरियम मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। इक्वेरियम मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब इक्वेरियम मतलब क्या है, फ्रेंड्स, ठीक है। और ये कौन सी, मालदीव्स में इसको क्या मालदीव्स की जो लैंग्वेज है इक्वेरियम का मतलब क्या है, फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको बता ही दिया कि अगर मालदीव्स है ऑब्वियसली जो इक्वेरियम एक्सरसाइज है किसके साथ होगी, इंडिया वर्सेस मालदीव्स, ठीक है, इंडिया वर्सेस मालदीव्स। उसके बाद ये कौन सा एडिशन, ये आपको ध्यान में रखें, ये 11th एडिशन है, और कहाँ पे हुआ है, काधो आइसलैंड, और कहाँ पे है ये, मालदीव्स, स्टार्टेड इन 2009। तो मैंने क्या बताया, जो एक्सरसाइज है इनका क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक तो एडिशन, कौन सा एडिशन है, कहाँ पे हुई है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। जो एक्वेरियम एक्सरसाइज इंडिया वर्सेस जो मालदीव्स है इसके बीच में हुई है, और मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये लिखा ही है, देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज है, सम टाइम क्या एग्जामिनर करता है वो एक्वेरियम एक्सरसाइज कर देगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, तो आपको ये मालूम होना चाहिए एक्वेरियम एक्सरसाइज और मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। और किसके साथ है, मालदीव्स, स्टार्टेड कब है, 2009 में। ये कौन सा एडिशन है, 11, और कहाँ पे हुई है, काधो आइसलैंड। तो ये जो भी नोट्स हैं आप इसको नोट बना लें, और मैं आपको लास्ट में क्या है इसका लिंक दे दूंगा, जहाँ पे ये टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इसको वैसे तो ये वीडियो के लिंक में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन करके इस PDF को ले सकते हैं। हम कम से कम जो हैं हम 1000 जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे पूरे साल के हैं उसको हम कवर करेंगे, और साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट मेरे को लगेगा एग्जामिनर पर्पस प्रोस्पेक्टिव से हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 लिंक मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। फिर अगेन देखिए मिलिट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है,
डस्टलिक मिलिट्री एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। सेकेंडली ये कब हुई है और कौन सा एडिशन है, 2022 का ये थर्ड एडिशन है। ये कौन सा, 11 इक्वेरियम, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना इक्वेरियम कौन सा एडिशन है, 11th एडिशन है और मालदीव्स के साथ हुआ है। और ये जो डस्टलिक है वो थर्ड एडिशन है, ठीक है। और किस किस के, उज्बेकिस्तान के साथ हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये उज्बेकिस्तान में हुई है, ठीक है। और ये हुई भी कहाँ पे, यांग्रिक उज्बेकिस्तान में ही, इंडिया में नहीं हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना, इक्वेरियम कहाँ पे हुई है, मालदीव्स पे, मालदीव्स के साथ, ठीक है। और डस्टलिक जो है उज्बेकिस्तान में हुई है, कहाँ पे, यंग्रिक और उज्बेकिस्तान के साथ थर्ड एडिशन है उसका, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री साइन MOU, ठीक है, मेमोरेंडम जो है वो विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन द एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए जो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसने किसके साथ जो MOU किया है, UNDP, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, ठीक है। फॉर किसके लिए है, इसका एम क्या है, फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस एंड क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट देना और इंश्योरेंस देना, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। ये फाउंड, फिर देखिए फाउंड कब हुई, क्योंकि आज का एग्जामिनर है वो सीधा सीधा आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप ये बताइए, जैसे कि आपका PCS या IAS के जो प्रीलिम्स एग्जाम्स हैं उसमें क्या होगा, वो 4 स्टेटमेंट दे देगा, फर्स्ट ये होगी, सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी, फोर्थ में वो कुछ घुमा देगा। जैसे इसका फाउंडेड ऐसे लिखा है 22 नवंबर, वो लिख देगा 1968। तो अगर आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि वो 65 में आई है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, तो आप वहाँ पे ये गलत कराओगे। और ऑल ऑफ अबव, उसका फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबव। तो हमें अगर फोर्थ 4 के 4 ही स्टेटमेंट नहीं मालूम तब तक हम उसको कवर नहीं कर सकते, हम उसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते। उसके बाद उसका जो हेड है वो कौन है, एशियन स्टैंडर्ड, ठीक है। उसका एम क्या है, इस UNDP का जो एम है वो क्या है, हेल्पिंग द कंट्री टू एलिमिनेट द पॉवर्टी एंड अचीविंग द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड स्पैरो डे, मैं ये क्यों मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा कि कभी ये 20 मार्च आ जाता है, 28 फेब आ जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम भी ऐसे ही आता है। एग्ज़ाम में वो सीरियल वाइज नहीं आता है कि आपको फर्स्ट वो क्वेश्चन पूछ लेगा फरवरी का, फिर आपसे वो पूछ लेगा दिसंबर का। तो ऐसे ही मैंने इसको कवर किया है, बट मैंने जो कवर किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए बहुत हाईली हेल्पफुल होंगे। होप आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। इसकी थीम क्या थी, जो जो क्वेश्चन में आ सकता है मैंने वही कवर किया है। इसके साथ कि हम, अब मैं ये भी लिख सकता था कि ये कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसका हमें कोई उसका लॉजिक नहीं है, उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उतना ही पढ़ना है। बट हाँ, जितना हम पढ़ेंगे हम उसको बार बार पढ़ेंगे, सो दैट कि क्या होगा कि हमारी रिवीजन हो। हमने जितना, मैं ये समझता हूँ एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक मंत्र है, आपको 100 मार्क्स क्वेश्चन है, अगर उसमें से अगर जो 100 मार्क का क्वेश्चन है उसका, उसमें से अगर आपको 80% आता है और 80% में आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100% है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या है कि हम, कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता मेरे 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें क्या है, हमने जितना पढ़ा, मैं समझता हूँ मैंने 80% पढ़ा, तो मेरे को 80% मतलब 80% मेरे को 100% आना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि मैंने ये पढ़ा बट ये भूल गया, मैं भूलना नहीं है। अगर 80% ही पढ़ो, 90% पढ़ो, बट हाँ, आप जो पढ़ो उस, वो अगली बार कोई एग्ज़ाम में आ जाए तो यस हम उसको निकाल लेंगे। तो ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप जितने रिवीजन करेंगे और धीरे धीरे आप रिवाइज करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन जो प्रोसेस है वो आ जाएगा। जब वो समझ आ जाता है तो उसके बाद तो एग्जाम्स इजीली क्रैक होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेशनल साइंस डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेशनल साइंस डे काफ़ी बार एग्जाम में, SSC के GD के जो एग्जाम्स हैं वो काफ़ी बार आया है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये हम कब मनाते हैं, 28 फेब। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो सर CV रमन, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट, ठीक है। इसके कारण हम उनके जो, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में, ठीक है। तो 1930 के जो नोबेल प्राइजेज़ हैं उस जो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जब उनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद GOI जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्या इसको सेलिब्रेट कब से कर रही है, 1986 से। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो अवार्ड है, जो नेशनल साइंस डे है, हम कब से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 1986 से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेशनल वुमेन डे। नेशनल वुमेन डे जो है वो 13 फेब को हम मनाते हैं, ठीक है। क्यों मनाते हैं, सरोजिनी नायडू जो हैं, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत की कोकिला जो हैं, ठीक है, तो उनकी जो एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी है 19, देखिए 13 फेब 1879। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सरोजिनी नायडू का जो जन्मदिन है वो कब मनाया जाता है, तो 13 फेब 1876। तो हम क्या मनाते हैं उस दिन, नेशनल वुमेन डे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं, 2 फेब, ठीक है। उसकी थीम क्या थी, वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपल एंड नेचर। तो ये थीम है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब, ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, क्लोज द केयर गैप।
ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनर प्रोस्पेक्ट से, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आप जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे। नेशनल वुमेन डे कब होता है? 13 फेब को होता है। और ये क्यों मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू जो थे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और भारत की कोकिला जो थी, उसके उनके जो जन्मदिन था, उनके जन्म जो उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो बर्थ एनिवर्सरी है, तो 1879 में उनका जो बर्थ था, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं? नेशनल वुमेन डे मनाते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब, ठीक है, उसकी थीम क्या थी? मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेशनल वुमेन डे है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो क्यों करते हैं? तो मैंने वो लिखा है यहाँ पे। जो है वेटलैंड का जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है, मैंने थीम ली है। कैंसर डे की हमें क्या डेट इंपॉर्टेंट है और थीम इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वही ली है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं कि आपको क्या करना है। मैंने क्या किया है, जो पिछले क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज किया है, उनको देखा है कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन डाल सकता है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही ये जो क्वेश्चंस उठाए हैं, होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच गवर्नमेंट साइन MOU टू सेटअप अ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर। ठीक है, तो किसने किए हैं? ये मणिपुर की जो गवर्नमेंट है, और किसके साथ है? सैमसंग कंपनी। तो ये आपको ध्यान रखना है, सैमसंग कंपनी के साथ वर्ल्ड क्लास जो स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस के लिए सेंटर बनाया है, तो किसने? मणिपुर ने। और किसके साथ? सैमसंग कंपनी के साथ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये देखिए स्पोर्ट्स का इवेंट आ, विच कंट्री होस्ट द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, जो अभी चल रहा है, तो किसने किया है? आपको होस्ट आपको मालूम ही है, ये ऑस्ट्रेलिया ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कौन सा एडिशन है? आपको मालूम है, ये 8th एडिशन, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और जो लास्ट एडिशन है, देखिए क्वेश्चन क्या होते हैं कि ये वो क्या पूछ सकते हैं आपसे, 22 का तो है ही है, वो आपको पिछले साल से भी पूछ सकता है। ठीक है, जो 21 में हुआ था उसका विनर कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। और रनर अप कौन था? मतलब जो जो जिसको जो फाइनल में थे बट वो हार गई थी, न्यूजीलैंड। ठीक है, और वो कहाँ पे हुई थी? UAE और ओमान। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो कहाँ पे हुई थी, UAE। आज का तो हमें मालूम है 2022 में जो एग्जामिनर है, मैंने वही बोला कि जो आपका जैसे T20 वर्ल्ड कप है, तो वो आपका इसका स्टैटिक पोर्शन, तो वो कुछ भी पूछ सकता है कि आप बताइए कि जो हमारा 21 में जो हुआ हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? तो आपको अगर मालूम ही नहीं होगा, एक साल पिछले का तो हमें मालूम होना ही चाहिए। तो मैंने इसीलिए इसको कवर किया है, UAE और ओमान में हुआ था। ठीक है, उसके बाद ICC जो वर्ल्ड कप है वो T20 जो है, ठीक है, नेक्स्ट जो आने वाला है इंडिया और श्रीलंका में। ठीक है, और उसके बाद जो वुमेंस का है वो कौन होस्ट करेगा? साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 13th जो ICC क्रिकेट है, ठीक है, वो वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन 2022। तो मतलब कहने का मतलब है कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी? तो इंडिया। तो वर्ल्ड कप होने वाला है ODI। ठीक है, ODI मतलब 50-50 जो ओवर होते हैं। अभी जो चल रहा है मैच वो 2020 है, जिसमें 2020 ओवर होते हैं। ODI मतलब है 50-50। ठीक है, जो हमने 83 में जो वर्ल्ड कप हमने 1983 में जो कपिल देव जी ने जितवाया था, वो कौन सा था हमारा? ठीक है, वो वर्ल्ड कप हमने फर्स्ट जो वर्ल्ड कप था वो जीता था। उसके बाद हमने T20 कप का 2007 में T20 जीता, और 2011 में हमने क्या ODI का वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, तो ये सब भी आपको मालूम होना चाहिए। इन दोनों में महेंद्र सिंह धोनी थे हमारे क्रिकेट के कप्तान, और इसमें कौन थे? कपिल देव। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके माइंड में होनी चाहिए, जब भी एग्जामिनर पूछ सकता है कुछ भी कि आपको बताइए जी हमारे जो 83 का जो वर्ल्ड कप था हमने जीता था, तो बताइए आपके कैप्टन कौन थे? 7 में हमने 2020 जीता कि ODI, तो वो कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, तो आपको उसके बारे में सारा अवेयर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि इंडिया में 2023 जो है वो इंडिया में होगा, बट 2019 में कहाँ पे हुआ? जो विनर कौन था? इंग्लैंड। ठीक है, और ICC जो ट्रॉफी है 2025 में वो कौन होस्ट करेगा? पाकिस्तान। ICC जो ट्रॉफी जो है इंडिया होस्ट कब करेगा? 29 में। और अंडर 19 जो है वो जो वर्ल्ड कप होगा इस साल, वो कौन होस्ट करेगा? वेस्ट इंडीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम अंडर 19 जो वर्ल्ड कप होने वाला है, वो कौन होस्ट करने वाला है? वो होस्ट करने वाला है वेस्ट इंडीज़। और जो अंडर 19 ICC जो वुमेन वर्ल्ड कप है वो कौन होस्ट करेगा? बांग्लादेश। तो ये मैंने सारा जो एक ही जो क्वेश्चन है उसमें मैंने स्पोर्ट्स के जितने भी क्रिकेट के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मैंने कवर किए हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो अभी एशिया कप लास्ट 2 मंथ बैक हुआ था, कौन जीता था? टूर्नामेंट हुआ था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कौन जीता था? श्रीलंका। और किसको हराया था? पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का जो हाल है अभी T20 में भी बहुत ख़राब है। अभी तो वो रेगुलरली पहले इंडिया से हारा है, ठीक है, और उसके बाद जिम्बाब्वे से भी हार गए हैं। अब उसके बाद ये कौन सा एडिशन था? ठीक है, एशिया का 15th एडिशन। उसका रनर अप मैंने आपको बता ही दिया, पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, और जो एशिया का जो हमारा टूर्नामेंट है वो कब एस्टैब्लिश होता है? जब हमने वर्ल्ड कप जीता था 1983। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद इंडिया एशिया कप जो है वो 7 टाइम जीता है, उसमें से क्या 6 टाइम ODI गई और 1 टाइम क्या T20 का। और सेकंड जो है श्रीलंका है, श्रीलंका ने इसको 5 बार जीता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इन इंग्लिश लैंग्वेज गिवन टू, कि जो साहित्य का अकेडमी अवार्ड है 2021 का इंग्लिश में किसको दिया गया? तो ये इंग्लिश में नमिता गोखले को दिया गया। ठीक है, और जो उनका नॉवल था वो कौन था? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है,
कि ये नॉवल का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ठीक है। और ये अब हम साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हिंदी लैंग्वेज, फॉर द हिंदी लैंग्वेज किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सम्राट अशोक। ये आपको इसमें से देखिए आपको क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकेडमी अवार्ड जो है इंग्लिश में किसको दिया गया? नमिता गोखले, और उनका जो नॉवल है ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद हिंदी में किसको दिया गया और उनका नॉवल कौन सा था? सम्राट अशोक और दया प्रकाश सिन्हा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? ये कौन सी फील्ड से है? ये लिटरेचर की फील्ड में है। उसके बाद स्टार्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने फिर से बताया आपको ईयर जरूर याद रखना है, 1954 और गिवन बाय साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली, ठीक है। इसका कैश प्राइस क्या? 1 लाख। और ये कौन सी कितनी लैंग्वेजेस? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने रेड इसीलिए किया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। उसके बाद आपको क्या है, जो 1974, अब आपका एक, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ये बताइए कि जो लैंग्वेज हैं, ठीक है, हमारे कौन से पार्ट में आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आती हैं, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में आती हैं जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था? ठीक है, गॉड, जो विजयदन दत्ता, ठीक है, गौटा साहित्य अकेडमी कब और राजस्थान लैंग्वेजेस में उसको दिया गया था, और 1974 में फर्स्ट टाइम इसको मिला था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। स्टार्टेड कब हुआ? 1954, गिवन बाय साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली। नमिता गोखले को किसके लिए मिला गया है? इंग्लिश के लिए। और कौन सा नॉवल है? थिंग्स टू लिव बिहाइंड, ठीक है। हिंदी में किसको? दया प्रकाश सिन्हा, ठीक है। और अशोक सम्राट उनका क्या है? नॉवल, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर का ये अवार्ड है, और इसकी जो प्राइजिंग अमाउंट है वो है 1 लाख, 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी। उसके बाद हम ये देख लेते हैं जो हु गॉट 31st व्यास सम्मान अवार्ड। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये पेट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर के, क्योंकि इससे आउट क्या कर लेगा वो, एग्जामिनर क्या डालेगा, तो मैंने वही कवर किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं मैंने उसका कवर किया है और उसका ही पोस्टमार्टम किया है, ठीक है। तो आप होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद ये किसको दिया गया? 31st एशगर वजह, ठीक है, ये इनका नाम है। और उनकी जो बुक है किसके लिए? जो महाबली उनकी बुक है उसके लिए उनको ब्यास सम्मान। और ये कौन से नंबर का है? आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 31st नंबर का ब्यास सम्मान किसको मिला है? ये एशगर वजह, ठीक है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन। ये आप फाउंडेशन को लिख रहे हैं सही से, फाउंडेशन, ठीक है। ये स्पेल मिस्टेक है, वो आना था, वो नहीं लिखा गया, तो आप वो कर लें। इन द फील्ड ऑफ लिटरेसी, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्टेड कब हुआ? 19, मैंने फिर से वही मैंने कहा कि ईयर जो है, जैसे अभी हमने ऊपर जो अवार्ड अकेडमी अवार्ड 1954 में स्टार्ट हुए, ठीक है। और ये कब हुए? 1981 में। और फर्स्ट जो है वो किसको दिया गया? रामविलास शर्मा, ठीक है। और कब दिया गया? 1991 में। तो ये चीज़ें जो हैं मैंने क्या आपको क्या किया है कि करंट अफेयर तो स्टार्ट किया है, प्लस उसके साथ क्या है, स्टैटिक भी कवर कर दिया है, सो दैट कि जो अगर एग्जामिनर उसका स्टैटिक पोर्शन भी आपसे पूछता है तो अब वो भी कवर हो सके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। छाता स्कीम इज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो छाता स्कीम है वो किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा ये जो छाता स्कीम है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। छाता मीन्स स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी हार्नेस एंड हार्वेस्टिंग द रेन वाटर आर्टिफिशियली फॉर द टेरेस ऑफ एक्वेरियम, ठीक है। तो ये क्या है कि रेन है उसको कंजर्व करने के लिए, उसको रोकने के लिए, मतलब जो पानी है, रेन का पानी है उसको रिजर्व करने के लिए ये जो स्कीम छाता स्कीम है वो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। उसके बाद विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम, ये कौन सी अनाउंस्ड बाय विच स्टेट एंड यूटी, कौन सी यूटी और स्टेट के द्वारा ये की गई है? जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या है कि जो विलेजर्स हैं, जो लोकल कम्युनिटी हैं, उन्हीं के वॉलंटरी जो भी हैं उनको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, और किसके द्वारा? इंडियन आर्मी एंड पुलिस के द्वारा, सो दैट कि वो क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज स्लिनेक्स हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, विच ऑफ द एडिशन इट वॉज, ठीक है। सिंपल सा पहले से स्लिनेक्स जो एक्सरसाइज है किसके बीच में है? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है, मित्र शक्ति, ठीक है, वो भी किसके किसके बीच में होती है? श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्लिनेक्स और मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच में होती है? इंडिया और श्रीलंका। अब जो जो स्लिनेक्स है वो कौन सा एडिशन? 9th एडिशन है। मैंने आपको फिर से बताया कि मैं ये जरूर कवर करूंगा कि कौन सी एक्सरसाइज और कौन सा एडिशन है। उसके बाद ये कहाँ पे हुई है? इसके 2 फेसेस में हुआ है। फर्स्ट फेस में कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम में। और सेकंड बे ऑफ बंगाल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 फेसेस में हुई है, और बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इसको क्या बोला जाता है? बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको क्या दिया जाएगा? ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, कि वो क्या करें? नहाए धोएं और सीधा स्कूल में आ जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो एक बढ़िया सी एक गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ब्रेकफास्ट स्कीम है, किसके द्वारा? तमिलनाडु के, जो तमिलनाडु है उसके द्वारा, जो गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, स्टालिन जी की, तो उन्होंने ये ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो लॉन्च की है, ठीक है। और प्राइमरी स्कूल्स के लिए
मिशन जो कौशल कर्मी लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, ठीक है, ये किसके द्वारा, ये विच स्टेट और यूटी, तो ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च की गई है, जो इनके जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, और किसके लिए की है, कंस्ट्रक्शन जो वर्कर हैं उनके लिए जो लॉन्च की है कि उनकी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसी के साथ हम जो हैं ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइंड एग्रीमेंट विद विच ऑफ द कंट्री फॉर द कॉपरेशन ऑफ गगनयान मिशन इन 2024, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कि इसमें गगनयान मिशन जो है 2024 में जो हम जो भेजेंगे वो किसके द्वारा, किसके कॉपरेशन के द्वारा हमने इंडिया जो लॉन्च करेगा, तो वो कौन सी है, वो फ्रांस के द्वारा, ठीक है। फ्रांस की कॉपरेशन क्या जो गगनयान मिशन है वो 2024 को हम लॉन्च करेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। जो गगनयान है मिशन क्या है, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन, ठीक है, ऑपरेटेड बाय इसरो, ठीक है। इसरो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, 4 लोगों को भेजा जाएगा, उसमें क्या 3 मेल्स होंगे और 1 फीमेल, उसमें एक रोबोट भी होगा, व्योम मित्रा उसका नाम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कौन सा रोबोट है, तो रोबोट कौन सा, व्योम मित्रा। 4 इंसानों को भेजा जाएगा, 3 मेल हैं 1 फीमेल है। गगनयान मिशन जो है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस जो है वो लेके जाएगा इंडियंस को, ठीक है। अब इसरो, इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये फॉर्म्ड कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। इसके चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बन जाते हैं कि इसकी ये कब फॉर्म हुआ, इसके जो चेयरमैन कौन है, ठीक है। इसरो की जो फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने जितने भी देखिए इसका स्टैटिक पोर्शन अगर मैंने उठाया है तो मैंने यही उठाया है कि एग्जामिनर कहाँ तक सोच सकता है, ठीक है। आप देखिए एग्जामिनर इससे बाहर क्या पूछ लेगा आपसे, इसरो के बारे में अगर पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। या तो करंट अफेयर के जो भी आएंगे मैंने आगे पढ़ाना ही है। ये एक इसरो की मैंने इंट्रोडक्शन दी है। इसरो के जितने भी अभी तक के जितने भी जैसे SLV 54 53 जितने भी जैसे सिंगापुर के लिए उसने किया था, तो वो सारे हम कवर करेंगे नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो हम जितने भी जो 1000 क्वेश्चन हैं मैंने वो पूरा अराउंड द ईयर जितने भी आज तक के क्वेश्चन हैं उनको कवर किया है। ये मैंने आपके लिए जो फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, ऐसे ही हमारी वीडियो आती रहेंगी, होप आपको अच्छी लगी हो। उसके बाद हम ये देख लेते हैं इसरो की जो फर्स्ट सैटेलाइट थी वो कौन सी थी, आर्यभट्टा, और ये वो किसके द्वारा लॉन्च की गई, सोवियत, ये इंडिया के द्वारा। हमारी देखिए इसरो की फर्स्ट सैटेलाइट तो आर्यभट्टा थी, बट वो लॉन्च इंडिया में नहीं हुई, लॉन्च कहाँ पे हुई थी, सोवियत यूनियन में, और कब हुई, 1975। अब नेक्स्ट जो है 1980 में क्या, इसरो ने खुद ऑन बोर्ड मतलब खुद अपनी सैटेलाइट को लॉन्च किया था, और वो कौन सी सैटेलाइट थी, RS-1 SLV-3, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि हमारी जो पहली अगर पूछा जाए कि हमारी फर्स्ट इसरो की फर्स्ट सैटेलाइट तो आर्यभट्टा, बट उसके द्वारा ऑन बोर्ड जो सैटेलाइट खुद के द्वारा लॉन्च की गई हो वो कौन सी है, RS-1 SLV-3, तो ये आपको ध्यान, और वो कब है, 1980। तो यहाँ पे हम जो ये है वीडियो को कवर कर लिया है, ठीक है। होप आपको ये अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट जो वीडियो है हम 2 दिन या 2 दिन के बाद हम डालेंगे, ठीक है। हम ऐसे करते करते जितने भी ये मैराथन है उसको कवर करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।